मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं आपका एसएस का सिविक्स के पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की शासन व्यवस्था। उसमें लास्ट वीडियो में हमने एमएलएस के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, साथ ही साथ गवर्नर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में लर्न किया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वो। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। अभी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड, और साथ ही साथ उनकी पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ही और शी इज ऑल्सो कॉल्ड सीएम, उनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएम। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर, अभी चीफ मिनिस्टर के काम कौन कौन से होते हैं। पहला है अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि सारा जो मंत्री सारे होते हैं ना राज्य के, अलग अलग वहीवट के हिसाब से अलग अलग पार्टीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके के काम सौंपते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है तो कुछ मंत्री वैसे उनके पास बहुत बड़ा मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो सारे मिनिस्टर को एक एक जगहों का काम, एक एक डिपार्टमेंट का काम वो सौंप देते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है तो किसी एक मिनिस्टर को जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो किसी एक को जाएगा, एजुकेशन का काम है तो वो किसी एक अनदर मेंबर को जाएगा। इस तरीके से सबको काम वो बांट देते हैं। नेक्स्ट है कॉलिंग फॉर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी कुछ रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से वो जो नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली होती है ना, उसके लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन्वाइट करते हैं, उसको बुलाते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर्स एंड गाइडिंग देम। उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसके सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो उनके काम का सुपरविजन करना यानी कि उनके काम की देखरेख करना, साथ ही साथ कभी भी उनको जरूरत पड़े तो उसको गाइड करना कि भाई यहाँ पे ये रहेगा, ये बात रहेगी तो ये आपका डिसीजन ठीक रहेगा, तो आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी गवर्नर जो होते हैं ना, उनको ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे काम होते हैं वो उन्होंने कौन से डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करना होता है। जैसे गवर्नर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं, उसी तरीके गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमारे मिनिस्टर्स ने ये सारे डिसीजन लिए हैं, तो आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक ना लगे तो उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी। अभी उनको ज़्यादा नया अच्छा मंत्रिमंडल की ज़रूरत है, तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल की पुनः रचना कर सकते हैं। The Council of Ministers frame policies for allotted subject or department related to the state government and executes it. It is also introduced the bill and legislative assembly. The finance ministers of the state introduce the budget in the legislative assembly. अभी यहाँ पे का जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो सारे काम दिए होते हैं ना, उसके हिसाब से वो सारी पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं कि भी यहाँ पे ये वाली पॉलिसीज लगेगी, यहाँ यानी कि यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, साथ ही साथ उसका अमल करते हैं। और यहाँ पे मंत्रिमंडल जो होता है ना, वो विधानसभा में जो बिल होता है ना, उसकी रजुआत करते हैं कि भाई हम ये कायदा बनाना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है। इस तरीके से वो यहाँ पे जो बिल होता है ना वो रजू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राज्य के नाना मंत्री होते हैं ना, वो विधानसभा में पूरे ईयर का जो बजट होता है, बजट यानी कि राज्य का पूरे साल के दरमियान इनकम और एक्सपेंसेस क्या है उसको अंदाज पत्र भी बोलते हैं, तो वो वहाँ पे रजू करते हैं। और साथ ही साथ पूरे ईयर में यहाँ पे हमारे जो 3 मंथ होते हैं ना, वो बजट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ पे तीनों मंथ में बजट का ही काम होता है। JFM यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये पहले 3 मार्च होते हैं ना, वो पहले 3 मंथ होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें पूरे साल भर का बजट डिस्प्ले किया जाता है, ओके, पब्लिक के सामने कि भी ये पूरा बजट है और नेक्स्ट प्लानिंग उस बजट के हिसाब से किया जाता है। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि ये जो 1 अप्रैल 2020 है, तो यहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। 31 मार्च 2021 को वो ये फाइनेंशियल ईयर फिनिश होगा, यानी कि 31 मार्च से पहले बजट
है वो बन जाना चाहिए होता है। इसलिए JFM जनवरी फरवरी मार्च में बैंक्स होता है, सारे फाइनेंशियल जो जगह होती है इंस्टीट्यूशन, उस सब में बजटिंग का काम शुरू होता है। अभी यहाँ पे नीचे थिंक में कुछ क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैबिनेट। अभी कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसकी मुद्दत कितने साल की होती है, यानी कि वो कितने साल तक काम कर सकते हैं, तो उनको 5 years तक काम करना होता है। उसके बाद है हाउ आर द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्टर्स वाई, यानी कि जो दरेक सारे जो मंत्री होते हैं ना, वो अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ जिन्होंने उसको अपॉइंट किया उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप क्लास में हो, फिर आपकी टीचर की एब्सेंस में आपके टीचर ने आपको अपॉइंट किया है एज अ क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास, ओके, और आपको ये ऑर्डर दिया है कि जब तक आप क्लास में नहीं हो, आपके टीचर क्लास में नहीं है, उस वक्त के लिए आपको स्टेज पे जाके पूरे क्लास का ध्यान रखना है, और क्लास में आवाज़ ना हो, अनदर एक्टिविटीज़ ना हो, और डिसिप्लिन बना रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ मॉनिटर। तो क्या वो आप फुलफिल करोगे, आपको वो फुलफिल करनी होती है, उसको जस्टिफाई करना होता है, फिर सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स आपको अपने टीचर को देनी होती है। तो इसी तरीके से आप टीचर्स के रिस्पॉन्सिबल हुए, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी है, आपको उसके लायक समझा है कि भाई ये बच्चा क्लास का ध्यान रख सकता है और मैं इसको यहाँ पे हायर कर रही हूँ, तो वो आपको उसकी ट्रस्ट को फुलफिल करना है। तो इसी तरीके से जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके ऊपर भी एक ट्रस्ट होता है, CM का ट्रस्ट होता है, पूरी पीपल जनता का ट्रस्ट होता है कि भाई ये इंसान जो है यहाँ के ये एरिया का काम, ये डिपार्टमेंट का काम अच्छे से करेगा। सारी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिन्होंने लाइक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सबके काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सबके नीचे कोई ना कोई काम करता है, तो वो उसको अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस तरीके का यानी कि वो अपने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते, वो विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल होते, वो CM को रिस्पॉन्सिबल होते। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है कि भाई आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से अदा करनी है, इसलिए। अभी है नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ नो सर्टिफिकेट्स मोशन इज पास अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ द एंटायर काउंसिल, नो कॉन्फिडेंस। What will happen if a no confidence motion is passed against the minister of entire council? No confidence यानी कि अविश्वास, ओके। तो कोई मंत्रिमंडल का कोई एक सभ्य है, उसके ऊपर किसी ने अविश्वास की दरखास्त पसार कर दी कि भाई ये इंसान का काम ठीक नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, इसके कोई काम के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, कोई भी लोग इनके ऊपर आवाज़ उठाते तो क्या होता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता है किसी एक पर्सन की वजह से। फिर है लास्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्टर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से और वहाँ पे कौन कौन से मंत्री है, उसका एक लिस्ट बनाना है आपको। तो आपको न्यूज़ में से या तो फिर कोई भी न्यूज़पेपर में से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो काम होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट का काम कहाँ तक सीमित होता है, एक राज्य तक सीमित होता है, और यूनियन लेवल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, उसका काम कहाँ तक सीमित होता है, पूरे नेशन तक उसका काम सीमित होता है। अभी नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 49 में थिंग्स टू नो का क्वेश्चन दिया है। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल एंड देयर आर आल्सो 7 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि दिल्ली को इंक्लूड करते हुए, हमारी राजधानी दिल्ली को इंक्लूड करते हुए हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शन। Therefore, the responsibility of state government is limited to the particular state. For example, the work of Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. अभी यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनका पूरा काम होता है ना, वो स्टेट की बाउंड्री तक ही सीमित होता है, उनके बाहर उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कहाँ तक का होता है, पूरे नेशन तक का होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट का काम गुजरात के अंदर ही सीमित होता है, उसको महाराष्ट्र या फिर अदर स्टेट के बारे में वहाँ पे काम करना नहीं होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना,
यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसके अंदर पूरे देश का काम होता है, उसको गुजरात का भी छोटा सा पार्ट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाए तो वो भी उनको फुलफिल करनी होती है। द फंक्शनिंग पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट: द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. The subject included in this list are mentioned in the constitution. अभी यहाँ पे इन दोनों का जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ना, उसकी एक पूरी लिस्ट होती है कि भाई किस तरीके का काम उनको करना है। तो पहला तो है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ यादी, उसके बाद है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य यादी, और दो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संयुक्त यादी। यूनियन एंड स्टेट की जो कंबाइंड लिस्ट होती है ना, वो तो नीचे हमें टेबल में दी गई है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। ये सारा काम जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा बंधारण, ओके। तो पूरी हमारी गवर्नमेंट और सारा लॉ होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। तो इसी तरीके से अपने काम की भी लिस्ट होती है ना, फंक्शंस की लिस्ट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है। अभी पहला जो है वो हम लर्न करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट यानी कि इसमें कौन से काम होते हैं, संघ आदि के जो सारे काम यूनियन गवर्नमेंट को दिए होते हैं ना, वो यूनियन गवर्नमेंट अपने जो सारे सब्जेक्ट्स हैंडेड लेती है ना, उसके बारे में। द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, ओके। संघ आदि में किसके नाम होते हैं, संघ सरकार के। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, ओके। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको संघ सरकार या तो केंद्र सरकार बोल सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे काम सेंसस यानी कि वस्ती गणतरी, उसके बाद रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, दूसरे जो देश है ना विदेश के साथ हमारे यहाँ के रिलेशंस, डिफेंस यानी कि देश की रक्षा, फाइनेंस एंड बैंकिंग, फाइनेंस यानी कि नाणाकीय और बैंकिंग के सारे व्यवहार, इलेक्शन यानी कि चुनाव, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, सिटीजन के लिए कायदे बनाना, रेलवे का काम, टेलीग्राफ का काम, पोस्ट का काम, इंश्योरेंस सर्विस का काम, सी एयर रोड और रेल रूट यानी कि हवाई जहाज का मार्ग होता है, जल मार्ग होता है, और जो रेल रूट होता है वो, न्यूक्लियर पावर यानी कि अणुशक्ति, एटसेट्रा आर इंक्लूड यानी कि इस तरीके का सारा काम यहाँ पे इंक्लूड होता है। अभी है स्टेट लिस्ट। द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट आर एस्टैब्लिश इन द स्टेट लिस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉज विद द हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। तो यहाँ पे स्टेट रिलेटेड जो सारे काम होते हैं ना वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो कायदे बनाती है, किसकी मदद से, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की मदद से। तो विधानसभा में कौन होता है, एमएलए होते हैं, तो इन लोगों की मदद से। एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट जो हम उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना उनकी मदद से वो कायदे बनाते हैं। और लिस्ट में कौन कौन सी बातें आती है, द लिस्ट इंक्लूड हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हेल्थ की बात होती है, फार्मिंग एग्रीकल्चर की बात होती है, फॉरेस्ट रिलेटेड बात होती है, साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। अभी जो स्टेट है ना वो कहाँ पे आया है, यूनियन में यानी कि नेशन में। तो नेशन को अगर स्टेट का काम करना पड़े तो उनको करना होता है। तो अभी लोकल सेल्फ यानी कि लोकल एरिया कहाँ पे आया है, स्टेट में आया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर कौन देख रेख रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए यहाँ पे आया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संयुक्त यादी। The union and the state government both can form law for it. There are 47 subjects. अभी यहाँ पे संघ सरकार और राज्य सरकार है ना, इन दो ये जो दोनों है ना ये लिस्ट में जो सारी बातें इंक्लूड की गई है ना उसके ऊपर कायदे बना सकते हैं। फिर वो किसी स्टेट की हो या तो फिर किसी यूनियन की हो, यूनियन लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, यहाँ पे दोनों ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, हमारे पास 47 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 47 बातें ऐसी है, टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यानी कि फौजदारी। अभी उसका मीनिंग क्या होता है कि क्राइम होता है ना उसके ऊपर एक्शंस लेना, ओके। रेवेन्यू ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करना। उसके बाद डिवोर्स यानी कि जो डिवोर्स होता है, मैरिजियल प्रॉब्लम्स लाइक उसके बारे में। उसके बाद लिटरेसी यानी कि शिक्षण। इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रीज सारी होती है उसके बारे में। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो यहाँ पे हमने ये उनके काम की लिस्ट के बारे में पढ़ लिया। तो भी चैप्टर शुरू करना है आपको, नोटबुक में चैप्टर का हेडिंग देना है मार्जिन पे, नीचे एक पूरी कॉलम बनानी है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करनी होगी।
ये सारी लिस्ट आपको बनानी है, नोटबुक में वो लिखनी है वन टाइम। अभी यहाँ पे है लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लर्न करेंगे विधानसभा के बारे में। मरीना, इमरान एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात। अभी मरीना, इमरान और दूसरे जो बच्चे थे ना, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्कूल की ट्रिप पे गए थे। तो भाई कहाँ घूमने गए थे? तो यहाँ पे गांधीनगर पे आए थे। वो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, वहां पे घूमने आए थे। वेर दे वे गोइंग टू सी द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो यहाँ पे क्या देखने आए थे? विधानसभा देखने आए थे। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक दे वेंट अपस्टेयर। अभी पहले तो सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा उनका चेकअप किया गया और उसके बाद उनको ऊपर ले गया गया। देयर वर अरेंजमेंट्स मेड फॉर विजिटर्स फ्रॉम वेरी, they could see the grand hall downstairs. Sitting arrangements for the members of the legislative assembly was made in that meeting hall. अभी यहाँ पे ऊपरी मुलाकाती जो होते हैं ना, यानी कि जो लोग घूमने जाते हैं ना, उसके लिए व्यवस्था की गई होती है कि वो नीचे आए सभाखंड को देख सके, और साथ ही साथ सभाखंड में विधानसभा के जो सभ्य होते हैं ना, उनके लिए किस तरीके की सीट वहाँ पे हैंडल की गई है, यानी कि उनकी पूरी बैठक व्यवस्था होती है ना, उसको देख सके। तो वहाँ पे अंदर उनको नहीं जाना होता है, लेकिन ऊपर से उनको देखना होता है। ठीक है, तो ये लोग देखने गए थे। तो यहाँ पे पहले तो सिक्योरिटी चेकअप हुआ, उसके बाद उनको ऊपर ले गया गया। ऊपर से नीचे का सिनारियो वो देख सकते हैं। इसी तरीके का अरेंजमेंट जो है हमारी विधानसभा में है। ऑन दैट डे द करंट इश्यू वाज टू बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यूजुअली इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली द एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी उस दिनों में कोई उस प्रेजेंट समय की कोई समस्या थी, उसके बारे में कुछ डिस्कशन होने वाला था, और उस समय विधानसभा में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते, क्वेश्चनरीज होती है। तो विधान सभ्य होते हैं ना जो एमएलए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के बीच में रख सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव सजेशन, वो क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और किसी के क्वेश्चंस के ऊपर अपना सजेशन दे भी सकते हैं। द मेंबर्स गिव देयर फीडबैक ऑन द इश्यू बीइंग डिस्कस। अभी जो सारे अदर मेंबर्स होते हैं ना, वो अपने फीडबैक देते हैं। जैसे कि हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, है ना, मुंह में पानी आ गया, देखो देखो, है ना। अभी किसी हम होटल में खाना खाने जाते हैं, तो अभी का ट्रेंड ऐसा है कि वो होटल में उनके जो कस्टमर्स होते हैं ना, उसका फीडबैक लिया जाता है। सपोज आपने कुछ खाना मंगाया कि बिरयानी मंगाई, तो उसमें आपने देखा कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप फीडबैक में क्या लिखोगे? इफ़ यू वांट टू मेक बैक टेस्ट ऑफ योर बिरयानी, देन यू हैव टू डिक्रीज लेवल ऑफ वेजिटेबल्स विच आर इंक्लूड इन योर बिरयानी। ओके, तो यानी कि आप वहाँ पे अपना फीडबैक, आपका फीडबैक लिया जाता है कि भाई आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो आप फीडबैक में उसको सजेस्ट करोगे ना, जो भी आपको नहीं पसंद में आया। तो अगर आप इतने अवेयर हो तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि भाई अगर आप अपना खाना हमने जो मंगाया है उसमें से ये सारी चीज़ें हमें आज कुछ प्रॉब्लम वाली लगी, दूसरे कस्टमर्स को भी लग सकती है, शायद ऐसा हो कि वो दूसरी बार यहाँ पे ना आए। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक देते हो। इसी तरीके से यहाँ पे फीडबैक का मीनिंग होता है उनको रिप्लाई देना, सिंपली रिप्लाई देना किसी को, कि किसी ने अपना काम किया है, अपना सजेशन किया है, तो कोई थर्ड पर्सन होता है ना, उसको पूछना कि भाई ये कैसा है, इसमें आपकी क्या राय है। ओके, तो यहाँ पे अदर मेंबर्स होते हैं, वो फीडबैक देते हैं। देन द कॉन्सर्न मिनिस्टर्स आंसर द क्वेश्चंस एंड ब्रीफ देम अबाउट मेजर्स बीइंग टेकन टू सॉल्व द इश्यू। साथ ही साथ जो दूसरे खाद्य मंत्री होते हैं ना, वो क्वेश्चंस के उत्तर देते हैं, साथ ही साथ उसके लिए कौन से एक्शन ले सकते हैं ना, उसकी स्पष्टता करते हैं, और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना, वो इश्यू को सॉल्व करने के लिए वो अपने मेजर्स भी वहाँ पे रखते हैं लोगों के सामने। अभी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन पिक्चर नंबर 9.2, जिसमें लिखा है क्वेश्चन आंसर सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो पूरा प्रश्नोत्तरी का एक सेशन होता है ना, वो विधानसभा में दिया गया है। उसकी एक पिक्चर दी गई यहाँ पे। ये जो पर्सन है ना, वो स्पीकर होता है, इसको बोलते हैं अध्यक्ष। ओके, और सारे जो ये लोग होते हैं ना, देखो ये सारे एमएलएस है अलग अलग पार्टीज के, सबके पास एक एक माइक है, अपनी खुद की बुक है। तो इतनी बड़ी होती है ना जो विधानसभा, तो उसमें माइक की सुविधा सबको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं ना, वो सारी बात ये अध्यक्ष को बताते हैं, स्पीकर को बताते हैं, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखते हैं। तो इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। We often come across on television or in newspaper the decisions are taken
डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट। यानी कि हमने बहुत बार न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में देखा है, कुछ डिसीजंस होते हैं ना वो चीफ मिनिस्टर्स लेते हैं, साथ ही साथ जो अदर मिनिस्टर्स की हेल्प से लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? कि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चल सके। While taking a decisions about the anything, it is necessary to take the permission of the MLA। अभी कोई भी डिसीजन लेने से पहले एमएलए की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एमएलए की परमिशन लेना क्यों ज़रूरी है? तो पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उनके एमएलए के पास ही होती है। ओके, हम किसी भी एरिया के रिलेटेड कोई कायदे बनाने चाहते हैं, सपोज कामरेज के रिलेटेड अभी हमारे सीएम है विजय भाई रूपाणी, तो उसको कुछ कायदा बनाना होता है तो क्या वो डायरेक्टली बना लेंगे? नहीं, पहले तो बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, साथ ही साथ हमारे जो एमएलए होते हैं ना, उनको पूछा जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ओके, सूरत में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे सूरत के एमएलएस को पूछा जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का काम वो करते हैं। इसलिए इन अ डेमोक्रेसी द एमएलएस कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर इन डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट मैटर्स। यानी कि हमारी लोकशाही शासन पद्धति में क्या है कि एमएलए चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही साथ अदर मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, और अच्छा से अच्छा डिसीजन ले सके इसके लिए वो अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। They can even take decisions regarding financial matter and decision on the expenditure to be done in different area। अभी फाइनेंशियल डिसीजन भी वो ले सकते हैं, साथ ही साथ जो कुछ एक्सपेंडिचर यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है कोई पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में भी वो डिसाइड कर सकते हैं। When the legislative assembly is in session, एनी ऑफ एमएलएज कैन आस्क क्वेश्चन। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चलता है तो कोई भी एमएलए वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकता है, वो रूलिंग पार्टी का हो तो भी, और ओपोजिशन पार्टी का हो तो भी, और अपक्ष होता है ना तो भी वो अपने क्वेश्चंस वहाँ पे रख सकता है, क्योंकि उसके पास एमएलए की ऑथोरिटी है, डेजिग्नेशन है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली की भी, कोई भाई वो एमएलए है, इसीलिए वो क्वेश्चंस रख सकते हैं। द स्पीकर मैनेज असेंबली एंड वन रिक्वायर इज परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। अभी स्पीकर जो होते हैं ना वो पूरी असेंबली को हैंडल करते हैं, और सारे लोगों को, सारे एमएलएस को अपने क्वेश्चंस रखने के लिए स्पीकर की परमिशन चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भाई क्लास में हम कैसे क्लास में खड़े होके बैठे क्वेश्चंस पूछ देते, पहले बैठे होते उसके बाद कभी भी खड़े होके क्वेश्चंस पूछ देते, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आके आपकी क्लास में प्रेजेंट में जो कोई भी टीचर है उसको आपको अपना हैंड रेस करके उनकी परमिशन लेनी है कि भाई आई वांट टू से समथिंग, कैन आई स्पीक राइट नाउ, मुझे कुछ बोलना है, मैं अभी बोल सकता हूँ या फिर बोल सकती हूँ। फिर टीचर परमिशन देते हैं और आप अपनी बात क्लास में रखते हो, ठीक है। इसी तरीके से एमएलए जो होता है ना, उसको स्पीकर की सिर्फ परमिशन लेनी होती है कि आई वांट टू से समथिंग, और स्पीकर ऑलवेज हाँ ही बोलते हैं, फिर वो अपनी बात शुरू कर सकते हैं। नीचे थिंक में कुछ पोर्शन दिया है। इफ यू बिकम एमएलए व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वुड यू डू। अगर आप एमएलए हो तो आप अलग अलग टाइप का क्या काम करोगे, उसके बारे में आपको सिर्फ सोचना है। ओके, अभी यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल्सो राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग: constituency, majority, oppositions, रूलिंग पार्टी, स्पीकर, बजट एंड गवर्नर। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से फाइंड आउट करके इसके बारे में मत विभाग है, फिर मेजोरिटीज है, बहुमती, अपोजिशन यानी कि विरोधी पार्टी, रूलिंग पार्टी, स्पीकर, बजट और गवर्नर के बारे में आपको कुछ नोट्स लिखनी है, लेकिन ये अभी हमें नहीं करना है। दूसरा है रीड डिटेल्स अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली इन डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड मेक अ स्क्रैप बुक कंटेनिंग न्यूज़पेपर कटिंग। अभी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से न्यूज़पेपर में विधानसभा की न्यूज़ आपको पढ़नी है, साथ ही साथ उसका एक कटिंग करके आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। तो ये अगर आप करना चाहो तो आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज के पीछे 2-3 पेज में ये कटिंग लगा सकते हो न्यूज़पेपर में से निकाल के, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकते हो, लाइक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसा नोटबुक में बना सकते हो। उसके लिए अलग से स्क्रैप बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये करने से क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर पहले तो पढ़ोगे, हाथ में लोगे और उसको पढ़ोगे। शायद कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा तो वो अपने ये काम के लिए वो पढ़ेगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा सा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जनरल नॉलेज मिलेगा। ओके, और आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शनल है, जो कोई भी स्टूडेंट ये करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, नहीं करना चाहता है देन इट्स ओके। अभी हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स ही है। पहला है वोम शुड एन एमएलए एड्रेस बिफोर प्रेजेंटिंग ए क्वेश्चन और राइजिंग एन इश्यू।
अभी एमएलएस को अपनी बात रखने से पहले किसको संबोधित करके अपनी बात शुरू करनी पड़ती है, तो पहले तो उसको आएगा आंसर इसका स्पीकर। ओके, स्पीकर यहाँ पे आपको लिखना है ओनली, नीचे एरो करके क्वेश्चंस के नीचे स्पीकर लिख देना है। क्यों? क्योंकि स्पीकर को पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा स्पीकर। दूसरा है व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नर डज नॉट साइन द बिल। गवर्नर ये बिल को साइन नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो वो बिल के ऊपर एमएलएस के सारे एमएलएस को डिस्कशन करना पड़ता है और उसमें कुछ सजेशन करने पड़ते, डिबेट क्रिएट करके कुछ उसमें सजेशन होते हैं ना, उसको चेंज करना पड़ता है और उसके बाद उसको फिर से साइन करने को गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये आंसर रहेगा आपका पेज नंबर 48 पे, आंसर नंबर 2। इफ अ बिल इज नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इज सेंट बैक टू द विधान सभा विथ हिज सजेशन, then the MLAs have to debate on his suggestions. The received bill is back to the governor for his signature। तो ये है आपका सेकंड नंबर का आंसर। अभी यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर आएगा पेज नंबर 48 पे। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का आंसर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूट्स it also introduced the bill in the legislative assembly. The finance minister of the state introduced the budget in the legislative assembly। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये आंसर रहेगा आपका पेज नंबर 48 पे, जहाँ पे क्वेश्चन 3 का आंसर है उसके एकदम ऊपर क्वेश्चन 4 का आंसर है। तो फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से पॉइंट करके आपको ये पूरा आंसर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th वाला क्वेश्चन है राइट अबाउट द मेन ऑर्गन्स इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन और उसके फंक्शंस के बारे में आपको लिखना है। अभी यहाँ पे हमें गवर्नमेंट के ऑर्गन के बारे में लिखने को बोला है, वो तो चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। तो कहाँ से लिखना है, तो हमने आपका आगे जो चैप्टर 3 है ना गवर्नमेंट, उसमें जो लास्ट एक 3 पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, पेज नंबर 16 पे वो आया है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे हेड होता है गवर्नर और उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियरी डिपार्टमेंट। यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव बॉडी के एक पार्ट चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी डिपार्टमेंट में क्या होता है, हाई कोर्ट होते हैं और उनका काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका को, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स होते हैं। तो ये ट्री आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है वो क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से। अभी हमारा 6th क्वेश्चन है व्हाई इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज द अपर हाउस, विच स्टेट विच हाउस फंक्शन इन गुजरात। अभी गुजरात में कौन सा गृह काम करता है और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसको अपर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है, इसीलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट वाई इट इज़ नोन एज अ अपर हाउस। और हमारे गुजरात में सिर्फ अपर हाउस ही काम, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वो ही काम करती है, वरना फिर धारासभा और राज्यसभा इस तरीके के 2 पार्ट होते हैं सारे स्टेट्स में, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है इसलिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट हैव नॉट सीन एंड विच इन योर ओपिनियन शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, कौन सी लिस्ट बनानी है, दैट हैव नॉट बीन डन इन एंड विच इन योर ओपिनियन शुड बी डन बाय गवर्नमेंट। अभी आपके एरिया में जो कुछ काम नहीं होते उसके बारे में एक लिस्ट बनानी है और जो गवर्नमेंट को करने चाहिए और वो नहीं कर रहे, जैसे कि रोड को ठीक करना है, फिर गार्बेज होता है जो रोड पे पड़ा हुआ होता है तो उसको हटाना है, और एक जनरल डस्टबिन बनाना है। इस तरीके का काम जो होता है जो गवर्नमेंट नहीं करती है उसके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है और अपना ओपिनियन देना है उसके ऊपर। ओके, तो 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन आपको ओरली लिखना होगा, जो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। ये 7th वाला क्वेश्चन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ही आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज के साथ फिनिश होता है, आपको सब कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज के साथ। ओके, वंदे मातरम।